दौर की चर्चित कवयित्री लेखिका अनामिका जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए, पीएचडी और डीलिट की डिग्री हासिल की। और दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन सत्यवती कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन करने लगी। अनामिका जी की कविताएं सगेपन की घनी बातचीत सी कविताएं हैं। इनकी कविताएं स्त्रियों के दुख दर्द उम्मीदों को स्थिर स्वर में दर्शाती हैं। इनमें किसी भी तरह की काव्य चमत्कार पैदा करने का न आग्रह है, न लगता है कि अपने होने का उद्देश्य ये कविताएं उसे मानती हैं। उनका सीधा सरल अभिप्राय उन पीड़ाओं को संबोधित करना है जो स्त्रियां और उन्हीं जैसी भीतरी बाहरी यंत्रणाओं से गुजरे लोगों के जीवन में इस पार से उस पार तक फैली है। अनामिका जी की पाठक संसार के काफ़ी जगह फैले हुए हैं। रूसी, अंग्रेजी, स्पेनिश, जापानी, कोरियाई, बंगला, पंजाबी, मलयालम आदि अनेक भाषाओं में इनकी कृतियों के अनुवाद हुए हैं और कई पाठ्यक्रमों में हिस्सा ली हैं। अनामिका जी की बहुचर्चित कविता संकलन है गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदुरी हथेलियाँ, धूप धान, अब भी वसंत को तुम्हारी जरूरत है, उपन्यास प्रतिनायक, 10 द्वारे का पिंजरा, आवंतर कथा, अनुवाद नाग मंडला बाय गिरीश कर्नाड, मंकी द ग्रामेनियन बाय ऑक्टोवियो पाल, रीलके की कविताएं, एफ्रो इंग्लिश पोएम्स, अटलांट के आर पार समकालीन अंग्रेजी कविता, कहती हैं औरतें, विश्व साहित्य की स्त्रीवादी कविताएं। अनामिका जी को कई सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिनमें से कुछ है राजभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, गिरिजा कुमार मथुरा सम्मान, परंपरा सम्मान, साहित्य सेतु सम्मान, रजा फाउंडेशन अवार्ड, सावित्री भाई फूले सम्मान, महादेवी वर्मा पुरस्कार और बनारसी प्रसाद सम्मान। उनसे बातचीत कर रही हैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता, जो बिहार विश्वविद्यालय के कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं और एसोसिएट प्रोफेसर। उनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आलेख और कहानियां प्रकाशित हैं। आप दोनों का कलम के इस मंच पर स्वागत है और गुजारिश है कि बातचीत शुरू की जाए। धन्यवाद। उपस्थित प्रबुद्ध श्रोतागण, ससुराल से जब लड़की मायके आती है तो आपने महसूस किया होगा घर आंगन कैसा बेहद उठता है। हमारे सामने है अनामिका, बिहार की बेटी, हिंदी कविता का एक अत्यंत चर्चित और जाना पहचाना चेहरा। बहुत दिनों बाद ये बिहार हमारे घर लौटी हैं और हमारे कलम का आंगन आज कितना खिल उठा है। बहुत बहुत स्वागत है अनामिका जी आपका पटना में, कलम में और हमारे इस आयोजन में। जैसा कि आप सब जानते हैं और जैसा कि परिचय देते हुए मैडम आराधना प्रधान ने भी कहा, अनामिका जी की प्रतिभा बहुआयामी है। उनकी मुख्य पहचान एक कवित्री के रूप में है, लेकिन उसके अतिरिक्त उन्होंने स्त्री विमर्श की किताबें भी लिखी हैं, संस्मरण भी लिखे हैं एक ठो शहर एक लड़की, और अनुवाद भी है और उपन्यास में भी उन्होंने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। और उनका अभी जो बिल्कुल नया उपन्यास है आईना साज। तो अनामिका दी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी रचना यात्रा शुरू होती है 90 के दशक से और अभी 2020 है। इन 30 वर्षों में आपकी अपने जीवन में, साहित्य में और समाज में
किन किन पड़ावों से होके गुजरी हैं आप और क्या बदलाव आप महसूस करती हैं? मुझे लगता है कि शायद 20 वर्ष बाद हम लोगों का जन्म हुआ होता तो स्थितियां ज्यादा अनुकूल होती। क्या आपको भी ऐसा लगता है? सुनीता, आभार आपका। प्रश्न बहुत बड़ा और सार्थक है। देखिए मैं कैसे संभाल पाती हूँ उत्तर। बदलाव से शुरू करती हूँ क्योंकि वो एक शब्द रह गया है मेरे दिमाग में। मेरे पिताजी रात को सुलाते समय कुछ कविताएं सुनाते थे, अपनी भी गा के। उसमें एक कविता थी, काल के निस्सीम जल में सांस की छोटी लहर गुनगुनाती जा रही है। तो एक बिंब मेरे दिमाग में ठहरा था कि काल ही है जो बहता है एक नद की तरह, और सीधा बहाता हुआ वो सीधा बहता है, और कभी कभी सर्कुलर भी, वर्तुल के आकार का भी होके लौटता है, जैसे हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में कहते हैं। 90 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमारे भीतर की, हमारे पांव के नीचे की जमीन भी बहने लगी। मतलब ऐसा हुआ कि खिसक जाना, जिसको मुहावरे में कहते हैं, पांव की नीचे की जमीन ही खिसक गई, पांव के तले की। वो भी लगा कि नद की तरह बह रही है। उसी बाढ़ में त्रिपुरारी जी बैठे हैं यहाँ, हम सब शैक्षिक शरणार्थी अपने छोटे छोटे कस्बों से उठ के वहां दिल्ली गए। कोई पढ़ने गया, कोई नौकरी की तलाश में गया, महानगर की माया को। हाँ, तो उस समय ऐसा लगता था कि सब कुछ, ये विखंडन उसका समय था, सोवियत संघ के विघटन का भी समय था, और वैयक्तिक जीवन में भी काफी तरह के, ऐसा लगता था कि दिल्ली पहुंचकर ऐसा लगता था यहाँ के अंतरंग, अभी आप जो भाषा बोल रही थी सुनीता, वो कितनी अंतरंग दरस परस की भाषा। यहाँ के बतरस में एक अलग ही बात थी, जो संसार था अपना सा दिखता था। वहां पहुंच के लगता था कि जैसे चांद ही का चेहरा, इनकी कविता में जो चांद है उसका चेहरा ही बस पहचाना हुआ, पेड़ कौवे ये सब एक जैसे हैं, बाकी सब कुछ बदला हुआ है अंतरराष्ट्रीय धरातल पे भी, और सबके चेहरे बदले हुए। तो डिबिया में रख के जैसे बच्चियों को पाला जाता है, वो जो योगक्षेम वहां में हम LIC के लोगों पर आप देखती होंगी, इसी तरह से ना बिहार में लड़कियों को पाला जाता है, दोनों तरफ लगा के हथेली। उसके बाद दिल्ली का संसार, और वहां रूस में भी सब कुछ उधिया रहा था, सब कुछ उधियाता ही हुआ था। ऐसे में तो उदारीकरण जो आया, तो बहुत सी चीजें अचानक एक झटके से, हाँ, तो एकदम, अब जैसे एलिस इन द वंडरलैंड ना कह के थंडरलैंड कहें, कि एलिस इन द थंडरलैंड वाली स्थिति हो गई थी। थंडरलैंड में हम सब अपनी समझ में नहीं आता, भकुआना जिसको कहते हैं, भकुआए हुए से हम सब भकुआए हुए इधर उधर देख रहे थे। और ये वो समय था, धीरे धीरे अगर कि सब तरफ धुआं, आकाशीय धूमैला नहीं हुआ। मेरी दादी एक कहानी सुनाती थी कि जब प्रलय होता है तो धूमावती एक देवी है जो प्रकट होती हैं। कैसे भाई? तो प्रलय की आग जब ठंडी होती है और चिताएं जब ठंडी होने लगती हैं, तो एक खास तरह का धुआं जो उठता है, धुआं की आकृति में धूमावती पर खड़ी हो जाती हैं। तो हमको लगता था कि दादी की कहानी की वो धूमावती देवी 10 महाविद्याओं में एक वही धूमावती खड़ी है। और सब तरफ नैतिक धुंधल का तो था ही, और उसके अलावा आकाश में, जिसको हम पर्यावरण का संकट तो बड़ा बाद का शब्द है, उस समय भी लेकिन धुआं सब कुछ था, अंदर भी धुआं, बाहर भी धुआं, रक्तारक्त, सारा जल भी, पांचों तत्व जो थे वो एक तरह से इधर उधर हहर के बह रहे थे, जैसे कि लू में पत्तियां बहती हैं, फटी हुई चिट्टियां बहती हैं। ऐसे एक रूपक का अगर अंतर्जाल, इंटरनेट जिसको कहते हैं, उसके लिए हिंदी में एक शब्द है अंतर्जाल। तो उसका अगर रूपक लें तो आपको मित्रलाभ कहानी याद होगी,
मित्र लाभ कहानी हम लोग हितोपदेश में पढ़ते थे, जिसमें एक चित्रग्रीव था, कपोतराज, जो फंस जाता है, फंस गया था वो जाल में। ये गाता गाता कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से इसमें फंसना नहीं। तोते उसको समझा रहे थे, फिर भी वो रटंत विद्या कमाए, वहां फंस गया गाता गाता। अब तब उसने कहा कि अब जाल में फंसी गए हैं, अंतरजाल में, तो अब क्या करें? ये विश्व बाजार का जो अंतर्जाल है उसमें फंसी गए। तो उसने, कपोतराज कहता था कि जाल समेत उड़ जाओ। अगर हम, तो अंतर्जाल जो एक था, आत्मन का परिवेश से जो रिश्ता होता है, पर्सनल का जो पॉलिटिकल से रिश्ता होता है, कॉस्मिक से जो कॉमन प्लेस का रिश्ता होता है, वो पदानुक्रम वाला रिश्ता होता है। अब मैं सोचती हूँ कि हम जब अंतर्जाल, हम जब उड़ते, इस जो व्यवस्थागत परिवर्तन घटा था, उसमें विकल्प कहाँ था? हम उड़ के कहाँ जाते? कपोतराज गया था तो एक मूषक राज के पास गया था कि जो हमारा जाल है वो काटेगा मेरा मित्र लाभ। कहानी का शीर्षक है मित्र लाभ। तो भाई, मित्रता तो लाभ के लिए नहीं की जाती, मित्रता तो बस हो जाती है प्रेम की तरह। लेकिन हाँ, एक लाभ ये होता है कि जब संकट होता है तो वो खड़े हो जाते हैं मित्र जो है। तो वो, अब तो हमारे पास कोई ऐसा जाल काटने वाला था भी नहीं। तो हम सोचने लगे कि हम कहाँ जाएं, कहाँ उड़े, का खाऊं, का पीऊं, का ले परदेश जाऊं, वो वाला भी एकदम। तो फिर बहुत सोचते सोचते ऐसा लगा कि जो महाप्रमेय ध्वस्त हुए थे, 2 महाप्रमेय थे, एक धर्म का, एक मार्क्सवाद का। वो दोनों शुरुआत में तो दोनों की चिंतना एक ही थी। अगर हम उभयनिष्ठ प्रमेय देखें दोनों के, तो दोनों का एक ही था कि चित्त का विस्तार करना है, कोई पराया नहीं है। धर्म भी यही प्रपत्ति लेकर चला था, और मार्क्सवाद भी यही प्रपत्ति लेकर चला था। और दुनिया में सब अपने हैं और कोई श्रेष्ठता ग्रंथि नहीं, सबका सब कुछ सबका है, साझा है, ऐसा। लेकिन अंत विडंबना कुछ ऐसी हो गई कि धर्म भी श्रेष्ठता ग्रंथि से पीड़ित होकर बिखरा कि जो हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है जो है। और मार्क्सवाद ने भी शायद जीवन का अंतिम सत्य अपनी जेब में लेने का एक दम्भ हो, जिसको कहते हैं कि आ गया होगा, जिसके चलते वो जो कुछ विमर्श, बहुत जैसे अफ्रीकी लोगों को लगा कि रेस के प्रश्न पे नहीं सोचा गया, स्त्रियों के प्रश्न पे नहीं सोचा गया, दलित प्रश्न पे, और इंक्लूसिव होने की जरूरत हो गई। और दूसरा, उसी लिए मुझे लगता है कि जनतंत्र ही एक, और दूसरा कि दमघोटू नहीं होना चाहिए, बोलने का सबको होना चाहिए। तो एक आत्म परीक्षण का समय था। तो मुझे लगा कि जनतंत्र गहराने लगा और सब लोग बोलने लगे, जोई सोई कछु गावे की स्थिति आ गई। और इस तरह से बोलने का जो नया एक सिलसिला शुरू हुआ, उसमें ये समझा जाने लगा कि तुमुल कोलाहल कला में हृदय की बात कहने के लिए एक नई तरह की अंतरंग भाषा चाहिए, जो कि औपचारिक नहीं हो। तो अनौपचारिक, अलाव वाली जो भाषा होती है कि हम सब एक, अब बाजार के लिए तो एक बड़ा कचरनकुट्ट शब्द है स्पर्धा, तो अंग्रेजी में तो और भयानक है, उसको कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं, भयानक। हम हिंदी अनुवाद में तो फिर भी वो सहनीय हो गया है, कम से कम हम कहते हैं गिरह कट। चलो गला काटने से तो गिरह ही काटना अच्छा। तो हिंदी के अपने हिसाब से, संस्कार से उसका कम खराब अनुवाद हुआ, मतलब अच्छा अनुवाद हुआ है, कम भेदक, उतना भयानक नहीं हुआ। तो हमें एक सहकारिता, हम सब सिविल, जो भी नागरिक शास्त्र की किताब हम लोग पहले पढ़ते थे सिविक्स में, लालजी प्रसाद या पता नहीं किसकी भूल गए, तो उसमें सहकारिता की बात कही जाती थी। और अब स्पर्धा शासित समाज को सहकारिता मूलक कैसे किया जाए, इस प्रश्न पर सोचते विचारते अंतरंग भाषा में जैसे बात करती, गपशप की जाए, संवाद धर्मिता, भाषण धर्मिता का सब्स्टिट्यूट कैसे बने, उसका वो मतलब उसका सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये कि उसके बदले वो कैसे आ जाए, मतलब सहकारिता की भावना कैसे आए और स्पर्धा शासित होना कैसे हम छोड़ें। इस बात पर चिंतना करता हुआ जितना भी विचार साहित्य है या साहित्यिक
उनकी जितनी विधाएं हैं वे सब यही सब सोचते हुए अंतरंग भाषा के विकास, संवाद धर्मी भाषा के विकास के बारे में सोच रहे हैं। यही हम सोचते हैं कि एक बदलाव बड़ा हुआ है। स्त्रियों के लिए कि क्या आपको लगता है कि अगर 20-25 वर्षों बाद जन्म हुआ होता, यानी आज की पीढ़ी के साथ, तो क्या ये समय स्त्रियों के लिए मतलब हम ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं? आज का समय, सीधे पूछूं कि आज का समय क्या आपको 90 के दशक से आज का समय स्त्रियों के लिए ज़्यादा अनुकूल लगता है? हाँ, आत्मविश्वास तो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा है। मुझे लगता है कि अब जब हम जैसे अपने वैयक्तिक जीवन से उदाहरण दूं तो जैसे हमारे समय में लड़कियां दिल्ली पढ़ने जाती थी और हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिलता था तो माँ बाप बैरंग वापस ले आते थे। अब मैं उसी विश्वविद्यालय के इसमें परिसर में देखती हूँ कि लड़कियां अकेले रहती हैं, लॉज में रहती हैं, एक बंधु परिवार चलाती हुई रहती हैं और सब पहले तन मन से सेवा करती थी घर की, अब तन मन धन से सेवा करती हैं, घर बार दोनों की। और ये अच्छा है, ये तो बढ़िया बात है मतलब। और एक बंधु परिवार में देखती हूँ कि जो ऐसे बंधु, सबसे बड़ा परिवर्तन सुंदर ये हुआ है कि पहले एक परिवार, पारिवारिकता का मतलब समझा जाता था कि रक्त संबंध या यौन संबंध हो तभी परिवार है, लेकिन लड़कियों के आने से यह बात अलग हो, अब ये बढ़ गया। अब सब्जी वाला जो सब्जी बेचने आता है उससे भी बतियाना है, कबाड़ी से भी गप करना है, बूढ़े से भी गप करना है, बच्चे से भी गप तो होता है ना संसार में, स्त्रियों के संसार में। अंतरंग बस में भी बैठी हुई कोई स्त्री होगी, बगल के अनजान औरत से भी वो आख्यान शुरू हो जाता है। तो ये अपनत्व का विस्तार जो हुआ है वो स्त्रियों में जिस संगति के लिए मीरा को जहर का प्याला पीना पड़ा था, हाँ। वो अब नहीं रहा। तो वो तो बेचारी फिर भी वो कहती है कि अब मतलब घुंघरू बांध मीरा जो नाची थी, वो पायल पहन के भी नहीं, डंके की झटका, तो वो जो घुंघरू की ठनक अब की स्त्री भाषा में भी है, वही है। परंपरा कहीं से तो आती है, तो वो ठनक रह गई है। लेकिन मीरा ने जो कहा था कि संतन ढींग बैठ लोक लाज खोई, तो उस समय भी अभी भी मंडी हाउस में अगर मैं किसी के साथ बैठूं या आप 10 बार कहीं चाय पीने बैठे तो वही समस्या आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं आएगी, आवाज उठाए नहीं जाते हैं, जैसे कि आईना साज में भी कैसे स्त्रियों को ये करना पड़ता है। अंतरंगता, भावनाओं की अंतरंगता और भाषा की संवाद धर्मिता, घुंघरू की ठनक, इन सब को आपको महसूस करना हो तो आप अनामिका की कविताओं को देख सकते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि अनामिका जी की कविताएं जैसे किसी बूढ़ी लाठी फेंकती हुई बुढ़िया जैसे हर घर परिवार में जाके सबका हालचाल जान आती है, वैसे ही इनकी कविताएं हैं। ये देखिए स्त्री भाषा का नमूना कितना अंतरंग है। मतलब यह एकदम चटाई पर बैठा के सारे पदानुक्रम तोड़ के, ये स्त्री भाषा का नमूना है। आपकी शुरुआत कविता से हुई, लेकिन वह क्या चीज है जो छूट जाती है और वह कौन सा उद्वेलन है जो आपको स्त्री विमर्श की ओर ले जाता है, उपन्यास की ओर ले जाता है? और संस्मरण तो खैर एक बहुत अंतरंग चीज है ही। अच्छा, मतलब कविता के अलावा? कविता के अलावा आप उपन्यास और स्त्री विमर्श में दूसरी विधाओं में खास तौर से उपन्यास का पिंजरा के बारे में बता दीजिए। हाँ, ऐसा है ना, पृष्ठभूमि बता दीजिए। हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात, कविता का स्वभाव जो है ना वो कम सुखन विदा। कविता का स्वभाव स्त्री के स्वभाव जैसा होता है, वो कम बोलती है, कम जगह घेरती है, कम खाती है, कम पीती है, और जो बोलती है तिरछा बोलती है, बंकिम बोलती है, इशारे में बोलती है और चाहती है कि लोग इशारा समझें। तो कविता के पास इतना सस्पेंस होता है तो बहुत सारी खुदरा चीजें रह जाती हैं। तो उसके लिए जैसे भोला दर्जी एक था मुजफ्फरपुर में, आपको याद होगा, बड़ा प्रसिद्ध था, बाद में स्टाइलो वाले के यहाँ चला गया वो। तो वो हमारे यहाँ मेरे मामा के घर के सामने उसका था। तो देखते थे कि कतरने जितनी होती थी कपड़ों की वो बचाता था और बाद में अपनी बेटी का गुड़िया बनाता था। हमारे लिए फैक्ट्स की जो कतरने हैं ना
वो हम अपनी गुड़िया बना लेते हैं उपन्यास में। इतना मजा आ रहा है ना, तो सचमुच नए घराने का सुख लग रहा है, बात करने में लगता है कि सब अपने बैठे। स्त्रीत्व का मानचित्र आपकी एक ऐसी पुस्तक है जो 96 में 96-97 में आती है, जब स्त्री विमर्श की बहुत कम किताबें आई थी। आप इसे स्त्री विमर्श की किताब में परिगणित करती हैं, पर मैं इसे स्त्री आलोचना की आरंभिक पुस्तक में लेती हूँ। विमर्श पे भी काम है और आलोचना में भी आपका बहुत गंभीर काम है। अब बिल्कुल संक्षिप्त में बताएं कि आलोचना और विमर्श, इन दोनों के संबंधों को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? अच्छा, अंग्रेजी का शब्द है, फूको के समय का है, डिस्कोर्स, जिसमें पावर डिस्कोर्स की गंध है। और वहां तो है कि अनुभूति मूलक, जब अपनी अनुभूति, अपनी तकलीफ, मैंने कहा ना कि जनतंत्र जब गहराया, जब दुनिया के पास जनतंत्र के अलावा कोई उपाय नहीं सूझा, तो जनतंत्र गहराने लगा अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थितियों में, नैतिक भूगोलों में। तो मुझे लगता है कि साहित्य में भी जो पर्सनल और पॉलिटिकल के बीच का पदानुक्रम था वो टूट गया, और घरेलू अनुभव, वैयक्तिक सफरिंग और पॉलिटिकल सफरिंग, दोनों के बीच में एक आवाजाही शुरू हो गई। तो अनुभूति मूलक जो इंटरवेंशन होता है या दस्तक होती है शास्त्र में, जिसमें टेक्निकल शब्द अंतरपाठीयता, मतलब एक पाठ से दूसरे पाठ के बीच में अनुभूतियों का, अनुगोजों का जो संसार पसरा पड़ा है, आवाजाही, मतलब क्रिस क्रॉस या क्रॉस वेंटिलेशन, वो जो है वो सब कुछ जो अभी तक हाशिए पर था, जिसके बारे में बतियाने में लोग दुख मत लगते थे कि कैसे कहें। अंग्रेजी का मुहावरा तो टू वॉश द डर्टी लिनेन इन पब्लिक, गुड गर्ल्स, इसको एक नेक लकड़ी, एक अच्छी बच्ची कैसी माएँ समझाती थी कि दुख हो चाहे सुख हो बेटी, मुंह सीखे रहना, दोनों घरों की लाज निभाना। तो इस तरह से ये सब सुन के कोई कुछ कहता तो था नहीं, समझ में, मतलब मार भी खा रहे हैं तो भी सोचते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जब वैयक्तिक यातनाओं का सामाजिक और राजनीतिक संदर्भन शुरू हो गया, उनको बड़ी बड़ी जो दुनिया की सैद्धांतिकियां थी, जैसे कि अगर स्त्री विमर्श की बात लें तो उसमें वो मार्क्स के भी दरवाजे गई, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से भी उसने संवाद धर्म। उसके अलावा वो अफ्रीकी नस्ल वाला जो चिंतन था उसके भी दरवाजे गई, वहाँ एक आलोचना पद्धति उसने विकसित की, जो वही अंतरंग संसार जो आसपास का है, अनुभूति को, उसको वो किसी को उंगली उठाने के लिए नहीं। सबसे बड़ा मुझे लगता है कि आलोचना में जो एक दृष्टि, एक गवाक्ष खोला विमर्शात्मक लेखन ने, वो ये था कि बाहर की क्रांति तभी सफल होगी जब आत्म क्रांति हो। अगर हम अपने को बदले बिना बाहर बदलने चलेंगे, और बदलने से भी तो बड़ी बात है कि हम कम से कम नफरत से न देखें। अगर कोई किसी को तकलीफ दे रहा है या देने का कारण बन रहा है, तो उसके भीतर भी कांटे होंगे, वो कांटे निकालें और एक दोस्त समाज बनाएं, जहां भेड़ भेड़िया का रिश्ता न रहे, गरीब अमीर के बीच, काले गोरे के बीच, औरत मर्द के बीच, एक दोस्त समाज बने, और दलित गैर दलित के बीच। तो ये एक समझ जो विकसित हुई, विमर्शों की विकसित की हुई थी, जो अनुभूति का पक्ष था उसका सघन, और करुणा का भी पक्ष था। आप देखेंगे कि बुद्ध की करुणा को बहुत लोगों ने संबोधित किया है। तो मार्क्स की न्याय दृष्टि और बुद्ध की करुणा, दोनों जहां पर घुंघरी परैया खेलते हैं, वहां पर विमर्श जो है आलोचना के घर एक नई जीवन दृष्टि लेके जाता है। मैंने पाया है कि स्मृति आपकी रचनाओं का एक बहुत ही अनिवार्य तंतु है।
आपका संस्मरण भी है, एक तो शहर एक लड़की, एक दो लड़की, एक दो लड़की, एक एक शहर एक दो लड़की। तो मुजफ्फरपुर से को जहाँ आपने छोड़ा है जाके, वहीं से मैंने मुजफ्फरपुर को थामा है। 90 के बाद में वहाँ आती हूँ। तो यह जो संस्मरण जो है ये आपके उपन्यासों में भी आप देखिए, रमाबाई, ढोलाबाई से होते हुए तारा तक आती हैं। आप सपना की कथा कहते हुए, आईना साज में सपना की कथा कहते हुए पहले आप अमीर खुसरो के पास जाती हैं। मुझे बताएं कि यह जो स्मृति है यह कब आपकी रचनाओं, किसी की भी रचनाओं की शक्ति या प्रेरणा बन जाती है, और कब यह मूल में परिणत हो जाती है, जिसे हम नॉस्टैल्जिक होना कहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नॉस्टैल्जिक होना मनुष्य होना नहीं है? हम बहुत बार रचनाओं को कहते हैं कि ये नॉस्टैल्जिक हो गए हैं। ये ऐसा है कि जब आदमी अकुला जाता है या मतलब बहुत नैतिक कुहेलिका में पड़ जाता है, कोई राह नहीं सूझती, तो वो चारों तरफ तो देखेगा ना। जिसको भगवाना मैंने कहा था, वो भगवा के आदमी चारों तरफ तो देखता है ना, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी। और प्रश्नों के उत्तर, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, सुनीता, पता नहीं आप कलकत्ते में रही, आपने सुनी है कि नहीं, लेकिन जो लोग, हम लोग बिहार में पले हैं, उन लोगों ने तो सुनी है कि भूत जो थे वो खैनी चूना मांगते थे और हाथ वो सबके पीछे पड़ जाते थे, कहते थे भाई खैनी चूना दे, खैनी चूना, नाक से बोलते थे। तो प्रश्न कुछ हैं ऐसे जो आदमी के पीछे पड़ जाते हैं, महाप्रश्न। अब हम पीछे ही पड़े हैं तो क्या करें, अब कुछ ना कुछ उत्तर तो देखना होगा। तो फिर आदमी, एक तो जातीय स्मृति होती है जो मिथकों में भी होती है, और ऐतिहासिक स्मृति होती है जो बीते हुए में होती है, और वर्तमान के प्रश्नों के उत्तर आगे के अलावा पीछे भी आदमी ढूंढता है। आप अगर शकुंतला की याद, वो अभिज्ञान शाकुंतल में है ना, कि दुष्यंत आगे जा रहे हैं और उनकी पताका जो है वो पीछे फहरा रही है, स्मृति पताका। तो ये तो स्वाभाविक है, कोई आदमी मेढक तो होता नहीं है कि खाली एक पैर आगे जाएगा तो एक पीछे तो होना ही है। आदमी उत्तर ढूंढेगा तो ढूंढेगा ही, चारों तरफ ढूंढेगा। और वहां तक नॉस्टैल्जिया वाले रोमान का सवाल है, उसका तो अर्थ अफ्रीकी लेखन ने पूरा बदल दिया, टोनी मॉरिसन से लेके सबने। उन्होंने कहा कि युद्ध भूमि भाषा क्या है, मतलब हम अपनी भाषा के अवचेतन तक जाएं, अपनी स्मृतियों के अवचेतन तक जाएं, अपने सपनों के अवचेतन तक जाएं, तो कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिसको हम रीजेनरेटिव फोर्स कह सकते हैं, जो हमारे वर्तमान को जैसे कि मोबाइल की बैटरी हम रोज रिचार्ज करते हैं ना, तो वैसे ही परंपरा की बैटरी भी हमें रिचार्ज करनी पड़ती है। अब उसमें कुछ तो हम लोग फटकदीन जैसे औरतें तो ढगरा और सूप लेके पैदा ही होती हैं, उसमें रूढ़ियां छाननी पड़ती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बचाना भी पड़ता है। तो उससे शक्ति जीवन दृष्टि लेके रीजेनरेशन के लिए अगर पीछे के, लेकिन सिर्फ अतीत गायन में रहना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि उससे भी मुश्किल हो जाती है, और फिर वही श्रेष्ठता ग्रंथि से बचना चाहिए कि जो मेरा अतीत है वही श्रेष्ठ है। तब तो हर आदमी जो बड़े घर में पैदा हुआ है, जो बड़ी जाति में पैदा हुआ है, या मर्द है या अंग्रेज है, वो तो वो कहेगा कि हमारा ही सबको श्रेष्ठता ग्रंथि। जनतंत्र में श्रेष्ठता क्या है, जैसे तुम वैसे हम, जैसे भी भाई जो ये तो संयोग शासित चीजें हैं। तो अतीत से शक्ति जरूर लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रेम और मोह में फर्क है, प्रेम तो बहुत शक्ति देता है, लेकिन मोह तो उलझा देता है। तो वही फर्क है नॉस्टैल्जिया वाले। आपके उपन्यास मुझे हमेशा एक लंबी यात्रा की तरह लगते हैं, वर्तमान और अतीत में आवाजाही करते हुए। इतनी कथाएं उसमें हैं कि पगडंडियां ढेर सारी हैं। मैं आती हूँ आपके तिनका तिन के पास उपन्यास में। इसकी जो पात्र है तारा, बड़े वैश्य जीवन के आंतरिक पहलुओं को आपने बड़े संवेदनशील ढंग से उभारा है। कहीं ना कहीं इसकी सामग्री आपने जीवन से ली होगी। मेरे कॉलेज में एक लड़की, मैं डांटती नहीं हूँ किसी को,
क्योंकि मुझे जानती हूँ कि कोई डांट सुनने लायक नहीं होता दुनिया में, सब कोई, हर आदमी प्यार करने लायक होता है। जैसे फोटोग्राफर जानते हैं कि हर चेहरा कहीं ना कहीं से, हर चेहरा सुंदर होता है किसी एंगल से, वैसे ही मेरे दिल में इधर ये बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ होता है जो प्यार करने लायक है, और अगर ठीक से देखा जाए तो वो देखा जा सकता है। तो मैं डांट नहीं सकती किसी को। तो एक बच्ची थी जो कि ऊँगती बहुत थी क्लास में, और रह के घड़ी देखे, तो मैं उस समय नई टीचर थी, तो मेरा भी कुछ अहंकार रहा होगा अभी मेरा अहंकार विलयन नहीं हुआ था, तो मुझे खटका लगता था, तकलीफ होती थी कि मैं खराब पढ़ा रही हूँ क्या, इतनी भर घड़ी काहे देखती और इतना ऊँट काहे देखती, अपना आत्मविश्वास नहीं था, घबराती। तो मैंने उसको ना बुलाया एक बार, ये शुरुआती दिनों ये शुरुआती के बहुत दिन पहले, एकदम ही शुरू में 90 के तो 95-98, तो कौन से साल पढ़ाना शुरू किया था आपने, नाम करिए? 88 तो एमए के बाद किया, एमए के तुरंत बाद। तो उसके बाद तो हाँ, तो फिर मैंने उसको बुलाया, हमने कहा कि तुमको, मुझे अच्छा, मैं ठीक नहीं पढ़ा रही, तुम बार बार घड़ी देखती हो। तो अब्बा कहा गई, बोली कि बोली मेरे पापा, मेरी माँ ने मुझे बहुत दिन बाद एक बोलती थी कि स्कूल कर लूंगी तो घड़ी खरीदेंगे, तो घड़ी खरीद, इतनी सुंदर है, हम रोज देखते हैं। मेरी माँ ने खुश होकर हमको दिया। अब बहाना नहीं, ये सच्ची बात थी। तो हम उसको, हमने कहा अच्छा सॉरी, हमको लगा ना कि हम मतलब कुछ तुमको दिक्कत होती, बार बार तुम घड़ी देखती हो और तुम इतना ऊँगती क्यों हो। तो कहा कुछ नहीं, बोली, चली गई। फिर धीरे धीरे मेरी ना उससे थोड़ी दोस्ती, क्योंकि क्लास से बाहर बुला के बात की, तो धीरे धीरे वो हम पर भरोसा करने लगी। तो फिर एक दिन बोली कि हम टर्मिनल नहीं दे सकते हैं, टर्म पेपर नहीं दे सकते हैं, ऐसे ट्यूट होता था, एक ट्यूटोरियल कहलाता था, उसमें ट्यूट नहीं दे सकते हैं, हमारे साथ कुछ समस्या है। फिर उसने धीरे धीरे वही 90 का समय था जब स्त्रियों का मतलब एड्स भी संसार में छोटी छोटी बच्चियों का निर्यात होता था, और शेख लोग और दूसरे लोग ले जाते थे, एड्स से डरते थे तो छोटी बच्चियों को ले जाते, तो बॉर्डर्स खुल रहे थे। तो धीरे धीरे हमको उसने बताया कि उसकी माँ तो जीबी रोड में काम करती थी, लेकिन वो होटल में जाती है क्योंकि पैसे ज़्यादा मिलते हैं, और वहाँ पर क्लाइंट्स जो हैं वो अंग्रेज़ी में बात करते हैं। तो कितने लोग, अंग्रेज़ी मेरी अच्छी हो गई है, तो मैं अंग्रेज़ी क्लाइंट्स के पास जाती हूँ कि अंग्रेज़ी मेरी अच्छी हो जाएगी। माँ कहती है कि बीए कर लूँगी और अंग्रेज़ी अच्छी हो जाएगी तो विदेश चली जाना, तुम यहाँ से तभी भाग पाओगी, यहाँ पर नहीं। उसके बाद तो कुछ पढ़ाई भी की, मतलब शुरुआत हमको वहाँ से टेक ऑफ पॉइंट मिला। स्वाभाविक है कि उसने मुझे इतना डिटेल नहीं बताया, लेकिन बाद में मैंने बहुत मतलब अध्ययन तो करना पड़ता है। जब मुझे एक लगा कि मैं लिख सकती हूँ तो फिर मैंने ढूंढ के पढ़ा, कुछ लोगों के अनुभव पढ़े और कुछ तो सोचा, मतलब कल्पना भी की। आपकी रचनाओं को पढ़ते हुए जो साहित्यिक व्यक्तित्व आपका मेरे सामने बनता था वह रहस्यमयता और उदात्तता लिए हुए था, और मुझे हमेशा वो स्त्री रचनाकारों में महादेवी के समकक्ष लगता था। आईना साज पढ़ते हुए मुझे लगा कि उसी का प्रतिबिंब हुआ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज का जो हिंसक होता हुआ समय है, क्या उसी का प्रतिपक्ष आप सूफियाना भाव में देख रही थी इस उपन्यास में? धर्म जो सबको मिलाना चाहता था, सभी धर्मों के एलसीएम लीजिए तो प्रेम ही नजर आए। मतलब कोई भी आदमी, कोई भी धर्म, उसका अगर एक बीज शब्द होता है तो प्रेम और चित्त का विस्तार, जैसे मैंने कहा। लेकिन धर्म के नाम पे लड़ मिटना ये सब मुझे तकलीफ देता, हम सबको तकलीफ देता है। तो मैंने फिर सोचना शुरू किया कि सूफी जब आए होंगे, एक बार मैंने
जब जनाबाई पर लिखना शुरू किया था तो भी हमने देखा था कि भक्त कवियत्रियों के समानांतर, भक्ति आंदोलन के समानांतर सूफियों का जो आना था, सिल्क रूट पर जो सूफी आए थे अपने घोड़ों पे सवार, तो मुझे हमेशा लगता था कि उस समय मैंने पढ़ा था कि जो धर्माधिकारी थे दक्षिण भारत में, वहाँ मंडप नए नए कैसे बने और कैसे लोक भाषा, नई तरह की भाषा विकसित हुई, जो सिर्फ संस्कृत में ग्रंथ थे वो कैसे लोक भाषाओं में उसकी टीका भाष्य उसका होने लगा, उससे नए आंदोलन कैसे क्षितिज विस्तृत हुए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, कि देखो भी कोई भी चीज, ये एक बात थी जो पिताजी भी कहते थे और मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, क्योंकि मुजफ्फरपुर में सूफियाना आप तो जानते हैं बहुत मज़ार बहुत है। तो हम लोग बचपन में मेरे नाना और दादा दोनों एक सूफी मज़ार पे जाते थे, कंबल शाह के मज़ार पे। तो हम नातिया कवालियाँ सुनते हुए पिताजी से बातचीत करते हुए मेरी दिमाग में ये बात तो बैठी हुई थी कि सभी धर्मों में एक बात और कॉमन है। वो क्या है कि जब भी सत्य मैनिफेस्ट करता है, प्रकट होता है, तो जुड़वा प्रकट होता है। मतलब दुख होगा तो सुख होगा, रात होगा तो दिन होगा, जीवन होगा तो मृत्यु होगी। तो इस्लामी चित्रकला में भी आप देखिएगा कि बुलबुल होती है तो लता भी होती है, नदी होता है तो किनारा भी होता है, और भी सभी धर्मों में। ये बाद में मैंने जैन धर्म और थेरी गाथा लिखते समय मैंने बौद्ध धर्म भी पढ़ा। तो मुझे लगा कि ये तो सब में ये सारे वहनिष्ठ प्रपत्ति है। तो उसके बाद दोनों हम लोग जिसको स्थित प्रज्ञता कहते हैं कि अतिरेकों के बीच, मतलब दुख में अगर आपका मन अमन नहीं हुआ, डोल ही रहा है दो ध्रुवों के बीच, ध्रुवांतों के बीच, तो आप कभी चैन न पाइएगा। अब एक क्षण सुखी होइएगा, सुखी होते ही आपका पेंडुलम जो है दुख की ओर चला जाएगा। तो आपकी स्थित प्रज्ञता का दर्शन क्या कहता है? वही जो सूफी कहते हैं फना हो जाना कहते हैं, बुद्ध कहते हैं जीरो, गोल्डन जीरो का, और जैन धर्म कहता है, क्या कहता है, निर्जला। तो उसमें वो कहते हैं कि बीच की स्थिति में जब अवस्थित होइएगा, एक्सट्रीम पर जाना छोड़ के बीच में ट्वाइलाइट जोन, वहां जब आप टिक जाइएगा, तो जब जो सिनेमा का गाना नहीं, एक गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जाना, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। तो वो मकाम, वो घर कहाँ बने? समाधि अवस्था, तो बीच की अवस्था, मतलब बिल्कुल, मतलब देख रहे हैं तटस्थ, अपने भीतर ही देख भी रहे हैं। उपनिषद की जो चिड़िया वाली बात है कि एक चिड़िया खा रही है, एक चिड़िया देख रही है, खाता हुआ चिड़िया, दो चिड़िया बैठी हैं हमारे सबके भीतर। एक डाली है जिसमें दो चिड़िया बैठी हैं, एक चिड़िया फल खा रही है, उसको चुपचाप देख रही है। तो ये जो जोड़ा लगाने वाली बात है, गोइयां लगाने वाली, अगर हम कहें बिहार की गोइयां लगाने वाली जो बात, उसके बीच की अवस्था में कहीं मैंने शब्दों को अभी तक बचा के रखा है। तो मेरे वही बात है, मेरे गठरी में यही बांधा है, नैहर का धन है, बचा कितना वक्त लगा आपको अमीर खुसरो से संबंधित सामग्री को एकत्र करने में? मतलब बहुत एक लगातार तो कहीं बंद हो गए, काम करने का स्पेस नहीं मिलता है। टकदुम धीरे 7-8 साल, वो भी नौकरी पेशा हो तो तेरी जिम्मेदारी। 10 तारीख का पिंजरा सर को जानना चाह रहे थे, उसके बारे में। सर तो जानते हैं क्योंकि हम लोग एक ही नैतिक भूगोल के हैं। असल में है कि जिन औरतों का जीवन पटरी से उतर गया स्वाधीनता आंदोलन के समय में, वो पंडिता रमाबाई हो या ढेलाबाई हो, हम लोगों की, वो कहीं सबके भीतर जाने को, एक जगह करने को एक काम सबको ही चाहिए। तो स्त्रियों का जो शिक्षा थी, स्त्रियां थी, नई आंख खुल रही थी, वो सब धीरोदात्त नायकों की तलाश में थी। वो ध्रुव स्वामिनियां थी जिनको चंद्रगुप्त चाहिए थे। और जहाँ भी एक बड़ा जीवन का उद्देश्य चाहिए था, छोटे छोटे दुखों से उबरने का एक ही उपाय होता है कि कोई बड़ा विजन लेके साथ चला जाए, और साथी भी ऐसे हो जिनका मतलब थोड़ा सबलाइम तो स्पेस एक क्रिएट करने के लिए, जैसा आपने ठीक ही कहा। तुमने तो अच्छा कर दिया, नहीं सुना दिया।
कृष्ण की बात कि बुद्ध और कृष्ण के पास स्त्रियां जाके सुकून पाती थी, एक यूटोपिया कहे या कुछ भी। सखा भाव था उनमें, सखा भाव। और जानती हो देव औरत के ये कृष्ण ही थे जिनके पास औरतें जाके हंस सकती थी, रो सकती थी, पति वाला स्वामित्व नहीं था वहाँ। कोई थकी हुई स्त्रियां हैं और उन बांसुरी सुना रहा है कोई, और कोई यूट्यूब मूवी में ही कॉन्सेप्ट बहुत प्रिय है। जो तुमने विमर्शों की बात पूछी, तो विमर्श में तो कंस्ट्रक्ट्स की बात की जाती है ना, सच हो झूठ हो हमको नहीं पता, लेकिन एक कंस्ट्रक्ट तो है जो कि लुभावना है, क्योंकि कोई थका हुआ है और वो कोई थकी हुई स्त्री जाती है, वहां बैठ जाती है और बांसुरी ही सुन रही है, और वहां पर कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई मारपीट नहीं है, कोई हल्ला हंगामा नहीं है, सखा भाव, तो अच्छा लगेगा। बुद्ध के पास भी ऐसा ही लगता था कि कुछ थेरियों से जब बात करते हैं बुद्ध, तो बहुत समझ के साथ, चुप्पी के साथ, मुझे लगता है कि वो भी एक आकर्षण का स्रोत है। स्पेस, कुछ भी अकारण, अहेतुक स्नेह का जो नाता होता है ना, वो बड़ा सुंदर होता है, क्योंकि देह औरत के गले में बंधा हुआ एक ढोल जैसा हो जाती है। तो लगता है कि कोई ऐसी जगह जाते जहाँ हमको देह नहीं समझा जाता, हमको भी आदमी समझा जाता, मतलब इंसान समझा जाता, मेरी बात सुनी जाती। आपके उपन्यासों में जगह जगह या विमर्शों में भी आता है कि आज की स्त्री को एक उसके लायक पुरुष चाहिए, धीरोदार, वो छिछले और बहुत ज्यादा पद्मिनी नायिका चाहते हैं और खुद आप धीरोदात्त नायक नहीं बनना चाहते, ये कैसे चलेगा? ये हमारी पीढ़ी की बात थी, बिल्कुल आज की पीढ़ी की स्त्रियों को बताया, क्या ये तलाश पूरी होती लगती है? अरे हम अपने अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं ना, जो जैविक मैत्री तो नहीं भी है जिसके पास। मैंने कहा कि बिल्कुल आज की पीढ़ी की जो स्त्रियां हैं, क्या उनको उनके मन चिता पुरुष जो सखा बन सके, वो तलाश उनकी पूरी हुई है क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ। तलाश लड़के बदले हैं, दोस्त जैसे बने हैं, माओ का भी उसमें योगदान है, दोस्त बना, दोस्त समाज तो बना है, बदला है, ऐसा नहीं है। आपकी रचनाओं की कुछ पंक्तियां हैं। पानी जो पत्थर पीता है, और टोकरी में दिगंत, रोटी बेलती हूँ जैसे पृथ्वी, मन मांझने की जरूरत, और इन सबको मिलाकर अस्तित्व का कौन सा मानचित्र आप बनाना चाहती हैं? कैसी दुनिया? हाँ, दोस्त दुनिया, और क्या, जो बहुत मतलब हंसती खेलती दुनिया, जहाँ कोई किसी का बॉस न हो, आराम से दिल के मतलब सबके मन की बात सब समझे, सहकारिता शासित दुनिया। कोलंबस मानचित्र जब मैंने लिखा था, तो मान में एक श्लेष जैसा मेरे दिमाग में था। मुझे लगता था कि लड़कियां माननीय नायिकाओं की तरह रूठी बैठी हैं, कोई उनको समझ नहीं रहा। शिक्षा दीप्त स्त्रियां जो हैं वो बहुत अकेली हो गई, क्योंकि उनको उनसे मतलब बराबर का संवाद धर्मी रिश्ता नहीं, और मतलब उससे एक अलग तरह का कि पहेली और चोट। मैंने नैन्सी शॉर्डरहॉम नाम की एक भाषा वैज्ञानिक है, उनकी चीज पढ़ी थी, एक बहुत बढ़िया शोध है, उससे मुझे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। वो कहती हैं कि होता ऐसा है कि पुरुष लजाते हैं। मुझे शुरू में जब पैदा होता है कोई बच्चा, तो माँ के करीब होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन का जो स्टेज होता है, मतलब भाषा जिस समय आदमी सीखता होता है, वो मिरर स्टेज भी कहलाता है फ्रॉइड के। उस समय अपने को अलग पहचानता है माँ से, तो उस समय उसको माँ के आंचल से, माँ की गोद से जबरदस्ती खींच के अलग किया जाता है, ये कहते हुए कि तुम मर्द को दर्द नहीं होता क्या, हमेशा माँ की गोदी में घुसे रहते। तो उससे लड़कों के मस्तिष्क पर, मन पे चोट होती है, तो लगता है कि उसके लिए वो अपने जो कोमल भाव है वो अजब तरह से वो नारियल की तरह हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरी मर्दानगी को चुनौती होगी अगर कोमलता में प्रकट करूं। स्त्रियों को ये झटका नहीं झेलना पड़ता, तो वो स्पॉन्टेनिटी उनमें ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत धीरे धीरे विमर्श से गपशप करके ये बात थोड़ी जा सकती है। ऐसा थोड़ी है कि आखिर तो प्रेम
मतलब ये जो औरत मर्द का रिश्ता होता है वो दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता हो सकता है, उसमें बहुत संभावनाएं हैं। तो उसको विकसित करने के लिए नई दृष्टि पुरुष में विकसित की जा सकती है, संवाद से, बात करके। तो मानचित्र उसी की ओर निर्देश था। जैसे कि कोलंबस एक नई दुनिया के लिए मानचित्र लेकर निकला, पहुंचे थे कहाँ जाने के लिए, निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुंचे थे कहाँ मालूम नहीं, ये अलग बात है। आपकी ही कुछ पंक्ति है। हाँ, इस संदर्भ में ये कहना कि स्त्री विमर्श से कहीं ज़्यादा आज पुरुष विमर्श की ज़रूरत है, पुरुषों को बदलने की ज़रूरत है। आप इससे सहमत होती हैं? हाँ, अगर देखो ज़्यादातर स्त्रियां ऐसा कर रही हैं, बहुत सारी स्त्रियां ऐसा कि अपने पति को भी वो बच्चा ही समझती हैं, और माफ जिसको रोज माफ करना पड़े उसको आदमी बच्चा नहीं समझेगा तो क्या समझेगा। लेकिन ये कोई अच्छी, पुरुषों के लिए ये बहुत सम्मानजनक स्थिति नहीं है। इसीलिए बार-बार कहते हैं वो, इसलिए वो अच्छा होगा कि तू जल्दी बड़े हो जाए। प्रज्ञा शासित, प्रज्ञा का पक्ष उनका विकसित हो, उनका सम्यक दृष्टि उनमें विकसित हो, बुद्ध की धैर्य विकसित हो, धीरोदात्त नायकों का। स्त्रीवाद, दुनिया के जितने भी अच्छे सद्गुण हैं जैसे लज्जा वगैरह, वो स्त्री धन ही क्यों हो, बेचारे पुरुषों को भी वो धन मिलना चाहिए। जैसे अवसर और संसाधन स्त्रियों को बराबर बंटने चाहिए, पुरुषों को भी सद्गुणों का भी ज्वाइंट सद्गुणों का भी ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए। स्त्रीवाद में एक बहुत प्रचलित ये है, आज भी इस पे लगभग एक मत है लोग कि मेरी देह है, मैं कुछ भी पहनूं, इससे दूसरों को क्या। लेकिन मुझे लगता है कि हम जो भी बोलते हैं या जो भी पहनते हैं उसका एक सामाजिक प्रभाव होता है। आपकी ही पंक्ति है, मेरी देह मेरी पूंजी है, इस तर्क से मैं जो चाहिए अपनी देह का करूं, लेकिन इतना ध्यान रखना होगा कि मेरी जगाई हुई प्यास किसी ने दोष की खून से न बुझे। तो ये जो अतिवादी है इसकी तरफ, ये क्या देखो, मैं तो हमेशा समझती हूँ कि प्रतिक्रियावाद किसी भी तरह का बहुत बड़ा बचपना है, वो नहीं, प्रतिक्रिया में कभी नहीं। आदमी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर सामने ही जैसे अपने तरीके, लेकिन बहुत बड़ा खतरा होता है कि जिसका प्रतिपक्ष हो, अगर लगातार उसके बारे में सोचो वैसे ही बन जाओगे। इससे अच्छा कि थोड़ा सावधान रहो, जो क्यों, मतलब दोनों का थोड़ा एक जैसा सामरस्य चाहिए। अतिरिक्त प्रतिक्रिया में आना लड़कपन है, और कोई समाज लड़कपन से नहीं चल सकता। एडोलेसेंस, लड़कपन तो फिर भी अच्छी चीज है, एकदम एडोलेसेंस, एक्सटेंडेड एडोलेसेंस नहीं चलेगा। आपकी रचनाओं के कुछ बिंब हैं, बारिश में अकेला लटका पोछे का कपड़ा, मन अदबदाया सा प्रेशर कुकर, गर्भवती महिला के छंद से चलती लोकल ट्रेन, समय पुरानी साड़ी का पॉल। मुझे लगता है कि ये बिंब स्त्री ही रच सकती है। आप सहमत है कि स्त्री बिंब थोड़े अलग होते हैं? गौर से देखने की बात है, गौर से देखने की बात है। अंतरंग संसार, मैंने कहा ना, पुरुषों को ऐसे बड़ा अंतरंग संसार, अंतरंग भाषा बोलना, गौर से देखना, बाहर की दुनिया में उलझाया गया। लेकिन जो लोग लिख रहे हैं, अभी हमारे पास इतने बड़े कुछ कवि बैठे हैं, सामने बैठे हैं, उनमें जो भागी हुई लड़कियां जैसी कविता है, ब्रूनो की बेटियां, उसमें जो बिंब है, उसमें संतूर के तार जैसे बालों का जो बिंब है, तो जो ट्रांसेंड कर सकता है वो तो कर ही लेता है ना। ऐसा थोड़ी कि स्त्रियां पुरुषों के जीवन का दुख नहीं देख सकती। अगर ट्रांसेंड करना नहीं आया तो लिटरेचर कहाँ से आएगा। तो अपना वर्ग, अपना वर्ण, अपना जेंडर ट्रांसेंड करना तो आ ही जाता है। और सद साहित्य में आखिर एना कैरेनिना टॉल्स्टॉय ने ही लिखा था। बहुत आभार दी आपका। और अब आपकी कविता कोई पढ़ दे। हाँ, एक मिनट। हाँ, आपकी अपनी कोई प्रिय कविता? प्रिय की बात याद होनी चाहिए कि मैं लेके भी कुछ नहीं आई। तो मैं देखती हूँ, एक कविता है नमक। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी।
धरती का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमजोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है, गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती हैं थालियां दाल में नमक कम या जरा तेज होने पर। वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान है, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है, पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रहता है महासागर। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत, और अमरूदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक, ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना। यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया। हमारे आयाम मंच की कई सदस्याएं हैं और मैं मानती हूँ पंक्तियों को कि ये मैं आयाम का घोषणा पत्र मानती हूँ। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चना जोर गरम के लिफाफे बनाने से पहले। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। तो हमारी नई पीढ़ी की जो स्त्री ऊर्जा है, स्त्री रचनाशीलता है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? वही अपने जो करुणा शासित न्याय दृष्टि जो होती है, कभी प्रतिक्रिया में नहीं आना है, धैर्य रखना है, जो मानवीय गुण है उनके साथ ही सामने वाले को दिखाना है, समझाना है कि ये तुम क्या कर रहे हो। ईसा मसीह वाली बात जहाँ पर खत्म होती है कि वो कहते हैं कि मैं ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, तो आगे स्त्रियां आए और कहें कि नहीं आप जानिए कि आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बताते हैं। तो यही है, बिना बताए कैसे। बहुत आभार आपका। लेकिन बिना प्रतिक्रिया में आए, धीमे धीमे अपने नैसर्गिक गुण छोड़े बिना। अब श्रोताओं के बीच से कुछ सवाल। खुशी ज्ञान कविता आती है संकलित एनसीईआरटी पुस्तक में, वो मुझे मतलब अभी तक मतलब पूरी तरह से कह लीजिए अभी तक समझ नहीं आया है कि मतलब उसके भाव तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य जो है पूरी तरह से मेरे मस्तिष्क में नहीं आया है। और जब आप लिख रही होंगी उस समय शायद युवा पीढ़ी में आप लिखी हैं, या मतलब जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, जब मैं उनको अक्षर ज्ञान करा रही थी, उस समय की लिखी हुई कविता, तो उसमें देखिए एक पंक्ति ये है कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, तो बाकी चौखटा के ही कविता पूरी फ्रेम में जड़े जाने के खिलाफ ही है। बच्चों के लिए एक चौखटा बना दिया जाता है, उसी से कहा जाता है कि उसी में क हटाओ, तो उसी में तो हम कहते थे, बच्चों को दिखाते थे जब हम चौखटे में, तो उसका कबूतर की तरह क फुदक जाता था, खरगोश की तरह खा फुदक फुदकना जो है हमेशा जो चौखुटा है, जब उससे बाहर आने की जो वृत्ति होती है ना, लांग जाने की, घेरे लांग जाने की, वो उस पर है। और उसकी अंतिम पंक्ति जहां तक है कि सृष्टि का अंगा लिखने में बच्चा अटक जाता है,
वो कहता है कि ड है, उसके बगल में एक छोटा बच्चा क्या है, तो मैंने जैसे अपने बच्चे को बताया था कि ये बेटा, ये मम्मा है, माँ है, उसके बगल में बच्चा है, 0 तो वो समझ गया, बोला अच्छा ये की गोल क्यों है। हमने कहा ये ना, जैसे तुम नहीं लिख पा रहे हो चौखटे में तो तुम्हें आंसू आ जाते, उसी तरह सृष्टि का पहली विफलता हुई होगी, उसमें छिटके हुए आंसू है, अंग का आंसू। ऐसे करके समझाया था। उस समय कविता होमवर्क भी लिखी थी, बच्चों को बड़ा करते हुए बहुत कविता लिखी। बहुत सुंदर कविता थी। थैंक यू। अनामिका जी नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हूँ। आपने योग संवाद में चर्चा की, धन्यवाद। अच्छा की मैंने आपके पिताजी डॉक्टर श्याम नंदा किशोर की भी कविता को पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद देता हूँ। मेरा प्रश्न है, आप अंग्रेजी की विदुषी हैं और आपकी अधिकांश रचनाएं हिंदी में हैं। अरे मेरी मातृभाषा हिंदी है। इसी संदर्भ में पूछा था, क्या अंग्रेजी की रचना, हिंदी की रचना, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माँ की दूध का लस जिसको कहते हैं, लस वो तो मातृभाषा में होता है। तो मेरे फूटते उसी में है भाषा, मतलब विचार विमर्श की भाषा अंग्रेजी जरूर होगी। उस समय अंग्रेजी इसलिए पढ़ी होगी कि उस समय अनुवाद में विश्व साहित्य उपलब्ध नहीं था, तो पढ़ाई गई, पढ़ ली। पिताजी की लाइब्रेरी समृद्ध थी, जिसको कहते हैं मुंह में खून का, बाग के मुंह में खून लग गया, पढ़ गए। लेकिन भाषा में तो हृदय की तो बात तो अभी भी अपनी ही भाषा में होती है। मैं रत्नेश्वर हूँ। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक इतनी अच्छी कवित्री को कहानी और उपन्यास लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? मैंने इसका जवाब पहले भी दिया है कि कुछ आख्यान ऐसे होते हैं, कविता के पास इतनी सी जमीन होती है और उसमें एक कौंध में उसको अपना ड्रामा रचना पड़ता है। कविता का जो व्याकरण है वो एक कौंध में, एक फ्लैश में उसको अपना सत्य उद्घाटित करना होता है। लेकिन उस बिजली की कौंध के परे भी बादलों का और ऐसा मिट्टी का, ऐसा बहुत सारे आख्यान हैं जो कौंध के बाहर रह जाते हैं। जैसे रात में कहूँ कि बिजली चमकी, कविता में तो बिजली ही चमकती है, उस अचानक ही कुछ उद्घाटित होता है। उस चमक के पार भी लेकिन बहुत कुछ छूट जाता है। जैसे चरित्र है, कभी कभी कोई चरित्र, जैसे ढीलाबाई का चरित्र, और यह पढ़ा हुआ ही आख्यान जिसका अमीर खुसरो का, वो अंदर रात के अंधेरे में 2 बजे 3 बजे आके खटखट करता है, तो फिर आदमी खटखटाहट में एक फ्लैश में कई बार नहीं होता है। तब मैंने कहा ना कि वो लंबी रचनाएं आख्यान में जमा करती रहती हूँ, और जब अपने समय के प्रश्न बहुत उलझ जाते हैं तो दूसरे के जीवन के मतलब एक मॉरल इंक्वायरी करती हूँ। जैसे एक लालटेन उठा के मैं चलती हूँ पगडंडियों पर, दूसरे के जीवन में कैसे वो प्रश्न घटे होंगे, कहाँ, इसीलिए इतिहास के पास भी मैं जाती हूँ। आख्यान जीवन में, जीवक में जो चरित्र मुझे समझ में एक बार में नहीं आते, उनके पास जाती हूँ, बार बार जाती हूँ, लौट के जाती हूँ। तो अपने वो प्रश्न समझने के लिए मुझे वो चरित्र, अपने समय की नैतिक पहेली पूछने के लिए मुझे वो चरित्र, वो आख्यान कभी कभी एक बड़ा विराट कैनवस देते हैं। मुझे वो अच्छा लगता है, अपने परिवेश में अंदर जाके कविता के परे भी जो संसार है, जो गद्य का निठुर संसार है, जो इन बहुत कठोर यथार्थ का ऐसा संसार है जिसमें अभी बहुत खुदाई बाकी है, और कभी कभी जीवन में एक सांस देखिए बाहर आती है, तुरंत उल्टे पांव अंदर लौट जाती। जीवन का सिद्धांत ही है गतिज ऊर्जा। ऐसे ही कविता और आख्यान के बीच में जीवन आता जाता रहता है। जीवन कोमल और कठोर दोनों के बीच आवाजाही एक करता है। डेंगा पानी का खेल, डेंगा पानी अगर बचपन में खेला होगा आपने, तो डेंगा पानी कभी पत्थर, कभी मिट्टी, ये पांचों तत्वों के बीच आवाजाही। अच्छा, जनतंत्र में गहराया है जब से, तो मुझे लगता है कि विधाओं के बीच भी आवाजाही, उनका गद्य और पद्य में उस तरह का अंतर नहीं रहा है। सबके घर जैसे मोहल्ले की लड़की होती है
तो वो सबके घर की, पूरे मोहल्ले की बेटी होती है। घर में कहीं दही जमाना है, जामन कहीं से आता है, दही कहीं जम जाता है, तो उसी तरह से कहीं से भी जामन आ जाता है और किसी विधा में फूट पड़ता है, उसमें आदमी का अपना बहुत वश भी नहीं रहता। मुझे लगता है कि वो चेतन के प्रेशर होते होंगे जो काम करते हैं। आईना साज में आज की स्त्री के द्वंद को, स्त्री की बदलती हुई दुनिया को, बदलती हुई नैतिकता को, यौन हिंसा को, इन सारी चीज़ों को अगर जानना है तो आईना साज में बहुत बारीकी से ये चीज़ें हैं। पढ़ना चाहिए, आप पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, जो गर्जी में हो जाते हैं। आपका वैदुष्य इतना ललित, इतना सुंदर, आपका अध्ययन भी सुंदर। आप जब बोलती हैं तो आपका सारा अध्ययन हम उसकी यात्रा कर रहे होते हैं। तुम तो सखी की तरह बोल रही, छोटी बहन की तरह बोल रही हो। छोटो ये नहीं, बात सच में मुझे लगता है सबके हृदय में ये बात होगी कि इतना ललित्य और इतना सौंदर्य किसी विदुषी में या फिर विद्वान में कम देखने को, वो ज्ञान प्रखर हो जाता है उनके व्यक्तित्व में। तो ये बात आपको भी पता है, मिट्टी की देन है, सब में है, आप सब में है। ये तो यहाँ का ही लक्षण है, इसमें मेरा एक बात कुछ नहीं। मैं कहना चाहूंगी कि महिलाएं जब चिंतन कर रही होती हैं तो बहुत एक पक्षीय हो जाती हैं। क्या करती हो? एक पक्षीय हो जाती हैं, एक तरफ से अपने बारे में, अपने जो संघर्ष हैं, अपनी जो, तो कहीं ना कहीं एक पक्षीय हो जाती हैं और उन आलोक में जो पीछे हम जी कर आए हैं, उसी आलोक में कुछ निष्कर्ष दे देती हैं। एक दूसरी बात कि आपने जो अध्ययन से पढ़ा और जो जीवन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर आपने अपने निष्कर्ष दिए। आपने कहा श्रेष्ठता ग्रंथि। श्रेष्ठता ग्रंथि जब स्त्री में हो या पुरुष में हो, हर जगह नहीं होना चाहिए। और एक होती है बात मठाधीशी। मैं ये बात यहाँ तक लाना चाहती हूँ कि आपके वैदुष्य से जो हमें प्राप्त हुआ, आपके ज्ञान से जो हमें प्राप्त हुआ, और फिर भी हम थकेंगे नहीं, सुनते ही चले जाएं, ऐसा कोई व्यक्तित्व है वो मठाधीशी में नहीं आएगा। लेकिन मठाधीशी जहाँ होती है उसके लिए आप कुछ देना होगा समाज को, अपने व्यक्तित्व से, अपने चिंतन से। ये देना होगा कि आपके जैसे हम बने या लोग बने जो बहुत पढ़ लिख कर बैठ गए हैं, नए लोगों के पंख कतरते हैं। थोड़ा रूड है लेकिन ऐसा होता है, अपने नाम के आगे किसी का नाम बर्दाश्त नहीं करते। ऐसी स्थिति में ये नकारात्मक दृश्य है। ऐसी स्थिति में एक, और दूसरी बात कि जो पुरुष को हम सीधे ही कह देते हैं कि पुरुषवादी, लेकिन पुरुषवादी वो भी है जो पिता है, जो हमें बाहर पढ़ने के लिए भेजा हमारे हर संघर्ष में। माँ जैसा पिता और पिता जैसी माएँ भी हैं जो हर बिल्कुल, वो तो स्टीरियोटाइप में सोचना ही नहीं चाहिए। हर जगह हर तरह के लोग। लेकिन मैं वहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि उसके लिए भी कुछ कहें, कुछ करें। आप जैसे लोग इतने सरल, एक विद्यार्थी को आपने अब तक याद रखा है जो आपके सामने आकर जिसने अपनी कुछ तकलीफ की बातें की। सभी करते हैं। माँ की दृष्टि तो पुरुषों में भी विकसित होनी चाहिए, स्त्रियों में तो होती ही है, वो जैविक मातृत्व से। लेकिन साहित्य जगत में दीदी, एक बार साहित्य जगत में वो रूखापन, वो रूडनेस, वो भंग होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक माँ अपने बच्चों को लेकर नदी में कूद जाती है और उस समय उसका मातृत्व तो कहाँ चला जाता है। वो तो माँ है, वो तो दूध पिला के उसने बच्चे को पाला, अपनी मौत की जिम्मेवारी ले सकती है अपने बच्चों को। तो वैसी ही स्थिति होती है जब एक कोई बैठ जाता है अपनी जगह पर और आसपास सबको कील करना चाहता है। ऐसे में आप क्या करें? ह्यूमर बहुत बड़ी चीज है, थोड़ा मजाक कर लेना चाहिए। मतलब अगर कहीं उसका कोई खपतुल हवास हो ही गया है, तो जैसे कि गाँवों में कोई बहुत बक करता था या बहुत गाली देता था दिन भर, तो बच्चे उनकी खाट उठा के स्मशान घाट रखाते थे, चाहे भड़ फागुन बुढ़ऊ देवर लागे भड़ फागुन। तो लोक साहित्य में तो बहुत सारे उसके टूल्स हैं। ये ब्रह्मा गीत जो सूरदास का है, मतलब मजाक में तो हो सकती है। मतलब ऊधो को उधर मतलब व्यक्ति को टैकल कर लेती है स्त्री भाषा। इससे मैं कह रही हूँ अंतरंग बात, अपने सहज प्रभाव में बात करें। अगर उसके, मैंने ये बात रखी है कि कोई अगर लगातार किसी को तंग कर रहा है
तो उसके भीतर कहीं कोई कांटा चुभा होगा। ये तो बिल्कुल सच्ची बात। तो सहज आदमी आदमी का जन्म किसी को तंग करने के लिए नहीं होता है। उसका जन्म प्यार करने के लिए, वो तो प्यार से वो पैदा ही हुआ है। अगर उसके मन में कहीं अटकन है तो वो ऐसे नहीं निकलेगी। उसको धीरे धीरे कांटा निकालने का एक ढंग होता है। पहले उसका मतलब अगर हमें बचपन में ऐसे पहले इधर उधर से हाथ लगाइए, फिर थोड़ा सा छोड़ दीजिए, फिर थोड़ी देर रखिए, फिर थोड़ी देर लगाइए, तब जाके वो धीरे धीरे निकलता है। कांटे तो निकालने का हमारा काम है, साहित्य कांटे निकालने का ही काम करता है। तो ये तो कदम निकालना ही होगा। और जो लोग प्यार कर सकते हैं उनके बारे में बात करने से अच्छा लगता है, ताकत रहती है। ठीक है, प्यार का फोर्स तो बहुत बड़ा है। और अगर कोई तरह लगातार घर में या बाहर साहित्य में भी अटकन है, किसी का रिकॉर्ड की सुई कहीं अटक गई है तो समझना चाहिए। और साम दाम दंड भेद, या तो पहले तो साम दाम अटवाओगे तब ना दंड भेद, एक ही बार दंड भेद नहीं। फेसबुक पे सोशल मीडिया आने के बाद बहुत सारी महिलाएं जो हाउस वाइफ थी या फिर वर्किंग ही थी और अलग अलग विषयों में जिन्होंने किया हुआ है, पढ़ाई की थी, इंटर ही किया है या ग्रेजुएशन ही किया है साइंस में, या फिर किसी ने फिजिक्स में ही किया हो, लेकिन सारी हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। उन्हें ब्लॉग मिले, फिर फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, उन्होंने लिखना शुरू किया। तो मैं देखती हूँ जिन कविताओं को या जिन कवित्री या जो हमारे सबसे सम्मानित कवि यहाँ बैठे हैं, आप सबकी कविताओं में बिंब होते हैं और लगातार अपनी बातचीत में भी इतने सुंदर सुंदर बिंब दिए हैं कि हम एकदम मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। पर फेसबुक पे जो एकदम थोक के भाव से कविताएं आ रही है, वो स्त्रियां हाउस वाइफ थी, अचानक 40-45 के बाद अपने बच्चे जब बड़े हो गए हैं और उन्हें मौका मिला लिखने को, मोबाइल आ गया, एंड्रॉयड आ गया या जो आ गया, वो कभी अपनी भोगी हुई जीवन के बारे में वो लिख रही हैं। वहाँ बिंब नहीं होता, पर वो एक भावना होती है, तरलता होती है जो बांध लेती है, हम पढ़ते हैं उसे। पर साहित्य के दृष्टिकोण से क्या वो कविता है, ये विमर्श बहुत होती है कि ये कविता नहीं है, ऐसे ही लिखी जा रही है, यहाँ बिंब नहीं है। और उन्होंने साहित्य भी नहीं पढ़ा है, ना इंग्लिश लिटरेचर ना हिंदी लिटरेचर, पर वो अपने भोगे हुए जीवन को वो लिख रही हैं। उसका महत्व है, उसका थेराप्यूटिक रिलीज का हमेशा महत्व होता है। जो आपके ये भीतर अटकन है, इतने दिनों का भोग है, जैसे दूध ही जम जाता है कभी कभी तो घाव हो जाता है ना। तो घाव अगर कोई निकाल रहा है अपना मवाद भीतर से, तो उसमें कोई घबराहट की, वो अच्छा है। मतलब जो जितना अभिव्यक्त करता है, क्योंकि अभिव्यक्ति के घर में व्यक्ति बैठा, अगर अभिव्यक्ति होती है ना तो फिर वो थनैल घाव नहीं होगा, ये अच्छा होगा समाज के। आप जैसे वो मानते हैं कि वो कविता है या फिर वो अभिव्यक्ति है कि बस निकलने दो, जख्म है निकल रहा है, जैसे कभी कभी उसमें कुछ अच्छा भी मिल जाता है, क्योंकि उनका मतलब संवाद विश्व साहित्य से, भारतीय साहित्य से या बड़े साहित्य से नहीं हुआ है। हालांकि कविता मैं रिटायर्ड लोगों को भी देखती हूँ, रिटायरमेंट के बाद माँ बाप ने जबरदस्ती कुछ पढ़ा दिया, साइंटिस्ट बना दिया, कुछ भी बना दिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो भी लिखते हैं। हाउस जो जिनको नौकरी नहीं मिली या मान ला कि नौकरी नहीं मिली, उनके लिए, या जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत विचित्र काम कर रहे हैं, उनको भी अपना समय मिलता, मुझे वो अच्छा लगता, उसमें कभी कभी चमक मिल जाती। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ अगर उसके भीतर वो आग है तो वो कहीं ना कहीं से पढ़ के और धीरे धीरे वो मंज जाएगा। लेकिन अगर केवल थेराप्यूटिक रिलीज ही उसका उद्देश्य है, तो ये हमारे कैसा क्रूर समय है जब हमारे पास अपनी तकलीफ सुनने के लिए कोई नहीं है। और हम चे गुवेरा के समय में जैसे हवाई फायर होते थे, रात में 2 बजे 3 बजे वैसे ही कविताएं व्हाट्सएप पर आती हैं, वो गुरिल्ला हवाई का। तकलीफ की बात, मतलब कितना मन में है कुछ, और उसमें मतलब उसको सींचा भी जा सकता है। जहाँ भी जिस कवि आपके यहाँ इतने बड़े कवि हैं, सब बैठे हैं, तो उनके पास बैठिए, अगर कुछ है जो उसमें बचाने लायक है तो बच भी जाएगा। बचाने लायक चीजें होती हैं, बहुत मिट्टी खोलने पर कहीं कुछ हो जा सकता है। अपने आप को रोक नहीं सका हूँ। ये प्रश्न तो नहीं है शायद ना, लेकिन प्रश्न भी है। प्रश्न से पहले मैं ये एक छोटा सा दृष्टांत
उकेरना चाहता हूँ आपके सामने कि मेरी एक तारा है, मेरी स्वान शिष्या लैब्राडोर है। अच्छा अच्छा। क्या कहते हैं, लोधी गार्डन में जब वो छोटी थी, छोटी क्या 1 आध साल की रही होगी, तो उसके साथ मैं मॉर्निंग वॉक करता था और मेरे बहुत सारे दोस्त लोग मॉर्निंग वॉक करते थे। कुत्ते भी लोधी गार्डन में कई सारे हुआ करते थे, कभी कोई भौंके उस पर, कभी कोई भौंके, और तारा मेरे बगल में एकदम स्थित प्रज्ञ रूप से चलती रहती थी। तो एक पता नहीं क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं, लेकिन ये कभी कुछ कहती नहीं है किसी को। तो जब ये प्रश्न उसने मेरे से कर दिया तो मैंने भी वैसे ही, वो क्या कहा था आपने, बिजली कड़कती है ना, कौंधता है, तो मेरे मन में भी उत्तर ये कौंधा। और मैंने उसको कहा कि देखो, जब से इसका जन्म हुआ और हम लोगों ने परवरिश की, हमने मेरी पत्नी ने और मेरे बेटे ने, इसने प्यार के अलावा कोई दूसरा इमोशन जाना ही नहीं। उसको एलियन के जैसे, तो वो उसको मालूम ही नहीं कि एग्रेशन कोई इंस्टिंक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए वो किसी पर कुछ कहती नहीं है। अब मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ आपके परिवार के बारे में भी। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो प्रश्न मंगला जी ने किया या किसी और ने भी, कि आपने अपनी परवरिश के दौरान प्यार के अलावा कोई दूसरा इमोशन भी जाना क्या? नहीं जाना। ये बात बिल्कुल सच। पिताजी मेरे कहते थे, अंका मारू ये सुत्ता नाम वंचनम क्यों देते, वो उनको समझ में नहीं आता था कि भरोसा नहीं भी किया। वो कहते थे कि जो गोदी में आके सो ही गया, उसको मार डालने में कौन सी बहादुरी, कौन सा पराक्रम, और जिसने भरोसा कर लिया उससे छल करने में कौन सी विचक्षणता। तो मुझे नहीं आता, मुझे क्राइसिस ऑफ फेथ नहीं होता कभी भी ना, मतलब मुझे प्रेम के कारण प्रेम हुआ होगा, ये सच है। मुझे अविश्वास करना नहीं आया, मेरी परवरिश का हिस्सा नहीं था, ये सच है। ये बिल्कुल, ये मुजफ्फरपुर की मिट्टी की भी खासियत है। बहुत दुलार है, बहुत दुलार है वहाँ, बहुत अंतरंगता है। नहीं, आपके पिताजी को भी जाना जी, बहुत दुलार, उनके मन में दुलार के अलावा कुछ नहीं, और मेरे ही लिए नहीं, सबके लिए। Anamika ji, एक very basic question. You know, as a mother and as a neutral person, मेरे लिए बेटा बेटी बराबर है। मेरे ख्याल से मेरी जितनी भी दोस्त यहाँ पे हैं, उनके लिए बेटा बेटी दोनों बराबर, दोनों ही बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। बेटी के लिए भी उतना ही मन घबराता है जितना कि बेटा के लिए, क्योंकि आज लड़कों को भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। लेकिन जैसे आजकल के लड़कों को भी, कुछ लड़कियां इतनी ज्यादा स्मार्ट होती हैं कि जो इनोसेंट लड़के हैं उनको तंग करके छोड़ देती हैं, है ना? तो आज के राइटर्स उनके बारे में क्यों नहीं लिखते? Why is it only about feminism? नहीं, देखिए, वो तो हर नियम के अपवाद होते हैं। Wow, I am very scared for them. They have the right. Attempt to rape पे फंसा दे। नहीं, मैंने कहा प्रतिक्रियावाद तो नहीं, मतलब शुभ, वो तो है ही, लेकिन हर नियम के अपवाद होते ही हैं। लेकिन ज्यादातर लड़कियां ऐसा नहीं, कभी कुछ हो जाता होगा। और वैसे अच्छा बुरा ये होलसेल तो कुछ होता नहीं वहाँ, कि अगर स्त्री की काया में जन्म होगा तो हमेशा ही उदात्त ही होगी, और पुरुष की काया में जन्म होगा तो अनुदात्त ही होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन ज्यादातर ट्रेनिंग हो या वाई फैक्टर की कमी के कारण हो, एग्रेशन स्त्रियों में कम होता है, मतलब, लेकिन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि राइटर्स एंड पोएट्स, उनके बारे में क्यों नहीं लिखते? शायद कोई लिखेगा, लिखता तो है कोई भी ऐसा। अब देखो, इसका उत्तर ऐसे देखो, गरीब आदमी में भी, एक सेकेंड, गरीब लोगों में भी कुछ लोग चोर चक्के होते हैं, बेईमान होते हैं ना। लेकिन प्रेमचंद ने गरीब आदमी के खिलाफ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो मतलब वंचित है, परेशान है, अगर वो किसी कारण से अब ये तो गरीब पर भी लागू हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे गरीब जो हैं, या सारे के साथ दलित जो हैं, या सारे के सारे नीग्रो जो हैं, वो सबके सब सबलिमिटी का उदाहरण है।
लेकिन साहित्य उनके बारे में तो नहीं। अभी इतिहास ने जिनके साथ अन्याय किया है, पहले वो खाता निबट लिया जाए, बाद में निभाया जाएगा वो पोइटिक जस्टिस तो अच्छे साहित्य में होती ही है। ऐसा नहीं है कि केवल हर साहित्य में वो मतलब पुरुषों को, अगर हीरो होते कैसे, हमारे नायक होते कैसे हैं। धीरोदात्त 4 कोटियां गिनाई गई हैं नायकों की, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। तो वो चारों का कॉमन फैक्टर है धीर। धैर्य अगर पुरुषों में नहीं होता तो हम प्यार किसको करते, है ना। हम प्यार भी तो उन्हीं को, ऐसा थोड़े है कि हम, अगर हमें उम्मीद ही नहीं होती, men are not beyond repair, हमें ऐसा नहीं है, उनको कोई कुंठाएं हो सकती, लेकिन संवाद है तो इसका मतलब आशा है। और स्त्रियां, ऐसा नहीं है कि उपन्यासों में स्त्री नेगेटिव चरित्र नहीं होते हैं, होता है। ऐसा नहीं है कि सबको सिर्फ एकदम ब्लैंकेट एक स्पेस किया कि जो पुरुष है वो नायिका ही होगी, जो स्त्री होगी वो नायिका ही होगी। सब तरह के ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। साहित्य तो चितकबरे को ही प्रश्रय देता है। कोई अगर ग्लैमराइज या ग्लोरीफाई करता है और स्टीरियोटाइप प्रमोट करता है तो वो अच्छा साहित्य नहीं है। बहुत आभार अनामिका जी का। नहीं पढ़वाया आज इन्होंने कविता पढ़ लिया, धन्यवाद अनामिका जी और धन्यवाद सुनीता जी। कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर प्रभा खेतान फाउंडेशन और श्री सीमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके की सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। दैनिक जागरण, our media partners, and Hotel Chanakya, our hospitality partner, thank you to you too. And अब गुजारिश है आलोक धनवाद जी से कि वो हमारे आज का ताड़ को नीचे रखा सुनीता जी को भेजते हैं। ये देखिए